हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपको पता है दोस्तों कि डायबिटीज़ की मेडिकेशन की कॉस्ट बहुत कम है एज़ कंपैरिजन टू डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट करना। यानी कि फ़र्ज़ कीजिए आप 20 साल से डायबिटीज़ के मेडिसिन खा रहे हैं या इंसुलिन के इंजेक्शन लगा रहे हैं, वो कॉस्ट काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू अगर आपको डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन हो जाए, जैसे कि आपको आँखों की प्रॉब्लम हो जाए या आपकी किडनियों पे असर हो जाए, आपकी किडनियाँ फेल हो जाए या आपको हार्ट अटैक आ जाता है यार, अगर आपको पाँव की कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों एज़ कम्पेयर टू डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट से। तभी हम ये कहते हैं कि डायबिटीज़ को ट्रीट करना और शुगर्स को कंट्रोल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी तो आप कॉम्प्लिकेशन की कॉस्ट अवॉइड कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अतुल शर्मा। आज हम डायबिटीज़ की स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन, जिसको हम डायबिटिक फुट कहते हैं, यानी कि डायबिटीज़ में पाँव का ख़राब होना, हम बात करेंगे कि किन किन कारणों से होता है और कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, डायबिटीज़ में पाँव का ख़राब होना काफ़ी आम बात है, स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए जिनको डायबिटीज़ काफ़ी टाइम से है और अनकंट्रोल चल रही है। डायबिटीज़ में पाँव का ख़राब होना मूल्यतः दो कारणों से होता है। एक नंबर की डायबिटीज़ अगर आपकी अनकंट्रोल है तो उस केस में आपकी नर्व्स का डैमेज होता है। अब नर्व्स का डैमेज होने से दोस्तों ये होता है कि आपको सेंसेशन का अनुभव नहीं होता है। सेंसेशन माने कि अगर आपको चोट लग रही है या आप किसी गर्म बोतल को अपने पाँव में रख रहे हैं या हीटर को अपने पाँव में रख रहे हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा गर्म है तो आपको फील नहीं होगा कि ये गर्म है और हमें पाँव हटा लेना चाहिए। या अगर आपको कभी चोट लगेगी तो आपको कभी फील ही नहीं होगा अपने पाँव में कि आपको चोट लगी है। तो इस कारण अगर वहाँ पे ज़ख़म बन जाएगा तो वो ज़ख़म आपको फील नहीं होगा और वो धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा बढ़ता रहता है, और जब वो स्किन पूरी आपकी ख़राब होने लगती है तब जाके वो पकड़ में आता है कि आपको यहाँ पे ज़ख़म था और चोट लगी थी। दूसरा कारण होता है कि डायबिटीज़ की वजह से आपकी जो पाँव की वेसल्स होती हैं, आर्टरीज़ होती हैं, उनमें क्लॉट जम जाते हैं। अब क्लॉट जमने के कारण उनमें ब्लड फ्लो प्रॉपरली आपके पाँव तक नहीं हो पाता है, और इस कारण आपके पाँव में प्रॉपर ब्लड फ्लो ना होने के कारण अगर मान लीजिए आपको छोटी मोटी चोटें लगती हैं तो रिपेयर जो होता है बॉडी का वो नहीं हो पाता है प्रॉपरली। इस कारण भी पाँव खराब होने के आपके चांसेस रहते हैं। अब डायबिटीज़ में कि कैसे पता लगाएं कि आपको पाँव का ख़राब होना या नर्व्स का डैमेज शुरू हो गया है, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है, अगर आपको फील हो रहा है ये कि आपके पाँव में नमनेस हो रही है, टिंगलिंग सेंसेशन लग रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पाँव में किसी ने रुई लगी है, या आपको रात को सोते हुए पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आपके पाँव में जलन होती है, आपके पाँव में बर्निंग सेंसेशन होती है, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं कि आपको डायबिटीज़ में नर्व्स का डैमेज हो गया है। वहीं अगर वेसल्स की ब्लॉकेट की बात की जाए तो अगर आप मान लीजिए थोड़ा सा भी चलते हैं, उस कारण आपके जो काफ मसल है वहाँ पे पेन होती है, तो ये एक सिम्टम होता है कि आपको डायबिटीज़ में पाँव की जो वेसल्स हैं वहाँ पे क्लॉट जम रहा है। अब हम जानेंगे कि डायबिटीज़ में पाँव की आप कैसे केयर कर सकते हैं और इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि आपको पाँव का डैमेज ना हो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे आता है कि आपको अपने फीट को, पाँव को डेली एग्जामिन करना है। आपको ये देखना है कि कहीं कोई कट तो नहीं लगा है, कहीं कोई स्वेलिंग तो नहीं हो गई है, कहीं कोई रेडनेस तो नहीं है आपके पाँव में, कहीं कोई कॉर्न तो नहीं है, कैलस तो नहीं है, कहीं से चमड़ी आपकी मोटी तो नहीं हो गई है। ये सब चीज़ें आपको खुद ब खुद भी चेक करनी चाहिए। अगर आप पाँव के निचले भाग को नहीं देख पा रहे हैं तो उसके लिए आप शीशा भी ले सकते हैं और अपने फैमिली मेम्बर को भी बोल सकते हैं कि थोड़ा सा आप एग्जामिन कर लीजिए। दूसरे नंबर पे बात आती है कि आपको अपने पाँव को रोज़ धोना है दोस्तों। रोज़ वार्म वाटर से धोना है, ज़्यादा पानी गर्म नहीं होना चाहिए। डेली आप पहले उसको पानी में भिगोएं, उसके बाद साबुन लगाएं और फिर उसको वॉश करें। वॉश करने के बाद दोस्तों आपको अपने पाँव के ऊपरी वाले हिस्से में और नीचे वाले हिस्से में वैसलीन या ग्लिसरीन या कोई भी लोशन आप लगा सकते हैं। इससे ये होगा कि हाइड्रेशन मेंटेन रहेगी आपके फीट की। ये ध्यान रखना इसमें ज़रूरी है दोस्तों कि जो पाँव की उंगलियों के बीच का स्पेस है, यानी कि ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, यहाँ पे आपको लोशन या वैसलीन ग्लिसरीन नहीं लगाना है। यहाँ पे आपको कम्प्लीटली ड्राई रखना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे लोशन, वैसलीन या ग्लिसरीन लगाएंगे तो उससे आपको फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो इन एरियाज़ को बिल्कुल आप यहाँ पे कुछ मत कीजिए। खाली ऊपर वाले हिस्से में और नीचे वाले हिस्से में वैसलीन और ग्लिसरीन डेली साबुन से धोने के बाद अपने पाँव को लगाइए। तीसरे नंबर पे दोस्तों बात आती है कि आपको कभी भी नंगे पाँव नहीं चलना है। आप चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे आप फील्ड्स में काम करते हैं या कहीं पे भी, अगर आपको जब भी उठना है या चलना है तो आप हमेशा या स्लीपर्स पहनिए अगर आप घर पे हैं, और अगर आप बाहर जा रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप शूज़ पहनिए। शूज़ का मैं आगे आके बात करूँगा कि शूज़ कैसे होने चाहिए। तो नंगे पाँव ना चलने से दोस्तों ये फ़ायदा होगा कि अगर आपको चलते चलते कहीं कोई कट लग जाता है या कोई इंजरी हो जाती है तो उससे आप बच सकते हैं। तो नंगे पाँव बिल्कुल नहीं चलना है।
चौथे नंबर पे बात आती है दोस्तों कि फुटवियर हमें क्या पहनना चाहिए, यानी कि आप जूते किस तरह के पहन सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जूते जो हैं वो नॉर्मल फिटिंग के होने चाहिए, ना ज़्यादा वो खुले होने चाहिए और ना ज़्यादा टाइट होने चाहिए। हम रेकमेंड करते हैं कि आप जब भी नया जूता अपना फुटवियर लेने जाएं तो शाम के टाइम ट्राई कीजिए, बिकॉज़ शाम के टाइम क्या होता है कि हमारे फीट का साइज़ सबसे बड़ा होता है और उसमें जब भी आप जूता लेंगे तो वो आपको कंफर्टेबल जो भी लगे आपके साइज़ के अकॉर्डिंग वो आप ले सकते हैं। सुबह के टाइम अगर आप जूता ट्राई करने जाएंगे तो वो मे बी आपको थोड़ा टाइट फिटिंग होने लगे धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, क्योंकि शाम के टाइम पाँव हमारे का जो साइज़ है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होता है। इसलिए हमेशा शूज़ को इवनिंग में ट्राई कीजिए, ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए ना ज़्यादा खुला होना चाहिए। और दूसरी बात शूज़ में ही दोस्तों कि जब भी आपने शूज़ लेने हैं तो वो हमेशा लेसिस वाले होने चाहिए। विदाउट लेसिस वाले शूज़ हम रेकमेंड नहीं करते हैं। ज़्यादा हील नहीं होनी चाहिए शूज़ की, बिकॉज उससे एबनॉर्मल प्रेशर पड़ता है हमारी हील पे। और जो शू का टो बॉक्स है यानी कि जो आगे वाला पोर्शन होता है वो बिल्कुल ऐसे टेपरिंग नहीं होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल ब्रॉड होना चाहिए जिससे कि आपकी उंगलियों पे कम प्रेशर पड़े। और शूज़ की जो सोल होती है वो भी आपको मेक श्योर करना है कि सॉफ्ट होनी चाहिए। इसलिए हम रेकमेंड करते हैं कि प्रेफरेबली स्पोर्ट शूज़ अगर आप ले सकते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहते हैं एज़ कम्पेयर टू फॉर्मल और दूसरे शूज़, बिकॉज स्पोर्ट शूज़ में जो है वो काफ़ी अच्छा कुशन रहता है और टो बॉक्स भी काफ़ी बड़ा होता है स्पोर्ट शूज़ का। और इसी में ये ध्यान रखिएगा आप कि जब भी आप शूज़ पहने तो पहले सॉक्स ज़रूर पहनिए। सॉक्स जो हैं वो टाइट नहीं होनी चाहिए, मतलब ऊपर से इलास्टिक का नहीं होना चाहिए उनमें, वो प्रेफरेबली कॉटन की या वुलन सॉक्स होनी चाहिए। नायलॉन और इलास्टिक की सॉक्स दोस्तों आपको कम्प्लीटली अवॉइड करनी है, बिकॉज उससे हाइड्रेशन और प्रॉपर एरेशन नहीं होता है हमारी फीट का, इससे आपको डायबिटिक फुट या अल्सर बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जब भी आप नया शूज़ लेंगे तो उसको एकदम मत 7-8 घंटे के लिए पहनिए, उसको आप शुरू के 5-6 दिन जो हैं वो 1-2 घंटे के लिए पहनिए, जिससे कि आपका जो शूज़ है वो आपके पाँव के साइज़ के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो पाए। अगली बात आती है कि दोस्तों जब भी आपको अपने पाँव के नाखून काटने हैं तो उसको हमेशा स्ट्रेट काटना है, उनको एजिस से नहीं काटना है। एजिस माने कि यहाँ से नहीं और यहाँ से नहीं काटना है, आपको बिल्कुल यहाँ पे काटना है, क्योंकि अगर आप यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पे आपको इंजरी होने का काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता है। और हमेशा आप यही ध्यान रखिए कि हमेशा यहीं से काटना है, ज़्यादा डीप नहीं ट्रिम करना है नेल्स को। इसके साथ ही अगर आपकी स्किन मोटी हो रखी है, फ़र्ज़ कीजिए आपकी जो सोल है वहाँ पे अगर आपको स्किन थिकन लग रही है अपनी, तो उस मोटी जो चमड़ी है उसको आप खुद मत ब्लेड से काटिए, उसको आप अपने डॉक्टर के पास विज़िट कर सकते हैं या फुट स्पेशलिस्ट जो है उसके पास विज़िट कर सकते हैं। खुद आप उस स्किन को बिल्कुल मत निकालिए। और लास्ट पॉइंट दोस्तों, अगर आप काफ़ी टाइम से बैठे हुए हैं, अगर आपका काफ़ी बैठने वाला जॉब है, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने पाँव को हिलाते रहिए, पाँव की उंगलियों की मूवमेंट करते रहिए। उससे ये रहेगा कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहेगी। ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन होने से आपकी जो पाँव की उंगलियां हैं उसमें ब्लड पहुंचेगा और आपको ब्लड सप्लाई कम होने का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। तो इसलिए हमेशा जब भी आप प्रोलॉन्ग सिटिंग कर रहे हैं, अगर आप 1 घंटा सिटिंग कर रहे हैं तो हर 20-25 मिनट बाद आप थोड़ा वॉक कर सकते हैं। अगर आप वॉक नहीं कर सकते, से मीटिंग में हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें आप उठ नहीं सकते हैं, तो आप अपने पाँव को थोड़ा सा ऊपर करके हिला सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी मसल्स और आपका ब्लड फ्लो मेंटेन रहे। डायबिटिक फुट एक ऐसी चीज़ है दोस्तों कि अगर आपको एक बार इन्फेक्शन हो गया अपने पाँव में, अगर आपको डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है तो 20% चांस है कि आपको हर साल इन्फेक्शन होगा। और ये बहुत कॉमन चीज़ है कि अगर आपको एक बार इन्फेक्शन हुआ तो हो सकता है आपको उंगलियां भी काटने पड़े, आपको पाँव भी काटना पड़े, यहाँ तक नौबत आ जाती है अगर पाँव का इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है। तो इसलिए प्रिवेंट करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। डायबिटीज़ अपनी को कंट्रोल रखिए, अपने ब्लड प्रेशर, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बिल्कुल कंट्रोल रखिए। दवाइयों से ये ध्यान रखिए दोस्तों कि दवाइयों से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, दवाइयों से किडनियों पे असर नहीं होता, दवाइयों से आंखें ख़राब नहीं होती, दवाइयों से पाँव ख़राब नहीं होता। ये सब डायबिटीज़ अगर अनकंट्रोल रहेगी काफ़ी टाइम तक तो ये प्रॉब्लम होती है आपको, जो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो इसलिए प्रिवेंशन हम बोलते हैं कि बेटर देन ट्रीटमेंट होता है। तो ये सब पॉइंट्स अपने फूड को लेके फॉलो कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आगे वाले टाइम में भी आपके लिए लाते रहेंगे, तो बने रहिए मेरे चैनल पे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।